वेलकम बैक। मैं लव है आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है, ठीक है। तो और आज इस वीडियो में हम आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। इससे पहले मैंने आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत सी वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपके जो पेडागोजिस के जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी भी मैंने वीडियोस अपलोड यहाँ पर कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आप अपना जो जुलाई और अगस्त में जो आपका CTET होने की संभावना है और होगा भी, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। देखिए 90 तो आपका जो है कि पास होने लायक, मतलब कि 90 में पास हो जाएगा बच्चा, 82 पे भी पास हो जाएगा। ये अलग अलग क्राइटेरिया है ना, कि SC के लिए इतनी चाहिए या OBC के लिए इतनी चाहिए या फिर जनरल के लिए इतनी चाहिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ पास ही नहीं होना, अच्छे नंबर भी लेकर आना, ठीक है। मार्क्स मैटर करते हैं कि आपको कितने ज़्यादा नंबर लेके आते हैं। और यदि आप सिर्फ CDP पर ध्यान देते हो, इस पर ही ध्यान दोगे सिर्फ, ठीक है, और पेडागोजी के जो सब्जेक्ट है उन पर कम ध्यान दोगे तो आपके खुद ही नंबर कम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के सिद्धांत या त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। अब इस आपको बताने की जो आपका जो स्टर्नबर्ग ने उन्होंने 3 तरह के, मतलब अपनी जो बुद्धि का जो सिद्धांत दिया उन्होंने 3 जो चीज़ों को बताया गया, ठीक है ना। हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो, ठीक है, बना सकता है आप याद करने के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन सा आपको वो बताना है। यदि आपने थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको उनके नाम पता होंगे, जैसे मतलब अव्ययभूत है, अनुभविक है और संदर्भगत है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो इसमें से आप एक को बोलते हैं मतलब व्यवहारिक बुद्धि या प्रासंगिक बुद्धि के नाम से जानते हो आप इसे। दूसरा जो ऑप्शन जो बुद्धि दी है वो है विश्लेषणात्मक, और तीसरी है आपकी रचनात्मक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अनुभवात्मक। तो जो अनुभव वाली है वो है आपकी रचनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तो दिए, A B, मतलब A C D तो है, लेकिन B नहीं है। सामाजिक बुद्धि से या फिर इससे संबंधित उस मतलब जो आपका जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर जो आपका B ऑप्शन है वो सही होगा, है ना। ये सब तो उसके बुद्धि के अंदर आते हैं, लेकिन ये वाला नहीं आता, और ये वाला पूछा आपसे, ठीक है। तो B ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गार्डनर मतलब हार्वर्ड गार्डनर का बहुउद्यमिता का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो किस चीज़ पर बल देता है? देखो पहला ऑप्शन आपका सामान्य बुद्धि, देखो सामान्य बुद्धि ऐसा उसने नहीं कहा। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता है, उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति की विलक्षण योग्यता है, और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों में अनुबंधित कौशल, तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा। देखो उन्होंने जो बताया कि स्कूल में बच्चे हैं और अलग अलग बच्चे हैं, और हर बच्चे में कुछ अलग तरह की बुद्धि जरूर पाई जाएगी। जैसे इसमें म्यूजिक से संबंधित है, इसमें आपका जो है अंतरा वाली है, अंतरा किसी में अंतर वाली है, किसी में आपकी जो शारीरिक बुद्धि हो, शारीरिक जो है इंटेलिजेंस वो होगी, ठीक है। तो उन्होंने यही बात बोली कि विलक्षण योग्यता है, मतलब अलग अलग योग्यताएं। तो यहाँ पर जो आपका C ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, था फा चा ध्वनियाँ हैं, और था फा चा ध्वनियाँ क्या है ना। तो आपको बताना है रूपी में है, लेखी में है, शब्दी में या सवनी में। तो आपकी जो था फा चा है ध्वनियाँ, ये आपके सवनी में, सवनी की सबसे छोटी इकाई जिसको ओटुकड़े ना किए जा सके, ठीक है ना, उसे आप क्या बोलते हैं, मतलब वो क्या आपकी ध्वनियाँ। तो यहाँ पर था फा चा, इनको आप और नहीं तोड़ सकते, ठीक है। था बोले तो आप पूरा था ही बोलोगे। तो क्या सवनी का सबसे छोटा इकाई आपका ये था फा चा, मतलब इस तरीके से ही होती है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में लैंगिक भेदभाव से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ मतलब अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अच्छी लड़की और अच्छा लड़का क्या कर शिक्षार्थियों के बीच कार्य की सराहना करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है आपका कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन आपका लड़कों को जोखिम उठाने को निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित कि बच्चा जोखिम उठा सके। तो हमें ऐसा काम करना ही नहीं कि बच्चा जोखिम उठाए। हमें ऐसा भी नहीं करना कि कोई लड़की कुश्ती में भाग लेना चाहती तो हम उसे मना करेंगे कि नहीं, है ना, उसका मोटिवेशन डाउन कर देंगे। तो ऐसा भी नहीं करना। और सेकंड ऑप्शन है आपका अच्छी लड़का और अच्छा लड़की क्या कर आप यदि शिक्षार्थी को मतलब बोलोगे तो बच्चा इस बात को समझ पाएगा, क्योंकि मुझे लड़की पर जोर दे रहा है टीचर और लड़के पर जोर दे रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना। और आपका फर्स्ट ऑप्शन है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक। पहले देखो क्या होता था,
पहले ये होता था कि लड़कियों को शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला लड़कियों को शिक्षा दी जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ, शिक्षा तो दी जा रही लेकिन लड़कियां इस रो में बैठ रही हैं, लड़के इस रो में बैठ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं, तो उन्हें क्या करना है, अपरंपरागत मतलब अब कोविड हो गया ना, या फिर ऐसा है कि लड़कियां एक टाइम पर आ रही हैं स्कूलों में और दूसरे टाइम पर लड़के आ रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत से स्कूल ऐसे जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, जहाँ पर लड़कियां और लड़के एक साथ बैठते हैं। तो अपरंपरागत तरीके से उन्हें मतलब भूमिका में रखना लड़कियों और लड़कों को। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। अब व्यक्तिगत विभिन्नता को दूर करना चाहिए विद्यालयों को किसके लिए, ना व्यक्ति की विभिन्नताओं को दूर करना, अच्छा विभिन्नताओं को पूरा करना है, सॉरी। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करना। देखो आप जो बच्चे इंडिविजुअली डिफरेंट्स हैं, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो इस विभिन्नता को आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो कट गया आपका। दूसरा, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। देखो इसकी योग्यता और निष्पादन अलग होगा, इसकी योग्यता और निष्पादन इसका अलग होगा, इसका यहाँ तक होगा तो क्या पता इसका यहीं तक हो सिर्फ, तो ऐसा भी नहीं है, तो है ना। अब इनको आप समान थोड़ी कर सकते हो, इसको आप यहाँ तक नहीं लेके जा सकते बच्चे को, क्योंकि इसकी जो निष्पादन क्षमता है और समझने की जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है या फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो आप दोनों व्यक्ति को सेम नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन यह है समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या मतलब अयोग्य है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो ठीक होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना, हमें ये क्या करना है, हमें ये देखना कि कोई बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा और क्यों सीख पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। यहाँ पर तो सीधी सी बात है कि दोनों सीख पा रहे हैं, लेकिन दोनों का जो सीखने का जो लेवल है ना वो बहुत दूर तक है, मतलब ये इतना दूर तक जा पा रहा है और ये स्टूडेंट सिर्फ यहाँ तक जा पा रहा है, तो आप इसको समान नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति करने के लिए। विशिष्ट होने की अनुभूति क्यों करने के लिए भाई, है ना। ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको पता होगा विशिष्ट तो हम किसी और व्यक्तियों को मतलब कुछ और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। अब एक स्कूल कैसा सहयोग उपलब्ध करा सकता है बच्चों के लिए, है ना, कहाँ पे व्यक्ति की विभिन्नता को संबोधित करने के लिए कैसा भी सहयोग उपलब्ध करा सकता है। कैसे, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो देखो हमें हमारा जो करिकुलम है या फिर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो बाल केंद्रित होने चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, हमने इंडिविजुअल डिफरेंस में बहुत ज़्यादा जोर दिया है, आपको पता होगा, तो हमें उनको अलग अलग सीखने के तरीके देने, अवसर देने। तो आपका पहला ऑप्शन ठीक होगा। आपका बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में व्यक्ति की विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय। देखो व्यक्ति की विभिन्नता को आप समाप्त नहीं कर सकते, बहुत माइनर सा कम कर सकते हो एक बार के लिए, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, गलत। फोर्थ है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका जो ए ऑप्शन है वही ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। देखो हमें कंटिन्यू जो टेस्ट है या फिर जो एग्जाम है वो नहीं लेने, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जा सकता है। देखो जो बच्चा सीख रहा है ना, आप उसको क्या करोगे, अवलोकन करोगे कि इस तरीके से सीख रहा है, आप उसे भूल न जाओ इसलिए आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। फिर उसमें कैसे रिकॉर्ड करने के बाद आप देखोगे कि इसमें कहाँ गलती बच्चा कर रहा है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप कुछ जो टीचिंग मेथड्स हैं, अप्रोच हैं या जो ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं, है ना, एड्स है, टीचिंग एड्स हैं, इनका यूज़ करोगे ताकि वो उसके जो शिक्षण में बच्चा है उसमें सुधार हो सके। थर्ड ऑप्शन आपका, इस पर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य है। तो शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, तो ऐसा नहीं करना। फोर्थ ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, तो ये तो पूरा नहीं लग रहा, कुछ और भी होना चाहिए था, लेकिन छोड़िए, आपका आंसर तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन ही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन भी आपको गलत होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सेकंड ऑप्शन है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। थर्ड ऑप्शन है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। देखो जो विद्यालय जो आधारित जो आकलन होता है ना, उसमें टीचर ही बच्चों का आकलन करता है, टीचर बच्चों को समझता है,
तो उसी वातावरण में, जिस वातावरण को बच्चा जानता है, उसमें बच्चा अधिक सीख सकता है। और टीचर जो है इस आकलन के बाद बच्चों की मदद भी कर सकता है, विद्यार्थियों की मदद कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। शिक्षार्थियों और शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है, गलत, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने की तत्परता की डैश की ओर संकेत करती है। तो सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? तो आपका इंग्लिश में देखिए इस वर्ड को क्या लिखा हुआ है, हिंदी में तो यही लिखा हुआ है, सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सीखने के सातत्य में मतलब सीखने की जो तत्परता है ना, ये आपका उससे संबंधित है आपका। तो सीखने का सामान्य योग्यता स्तर भी नहीं होगा, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए भी नहीं होगा, और थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम भी नहीं होगा। सीखने की तत्परता, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जो सिद्धांत है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। ये आपका प्याजे से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो आपको बताना क्या कहना सबसे उचित होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। तो देखो ऐसा नहीं बोलना ना, क्योंकि उनको आप अलग बता रहे हो कि बेटा तुम औरों से अलग हो, उनको ऐसे संबोधित कर रहे हो, ठीक है ना। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। देखो ऐसा भी नहीं करना, उन्हें हम क्लास में नहीं बैठाएंगे। यदि क्लास के सभी बच्चे बाहर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करोगे कि ये एक बच्चा भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करे और कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करे, ठीक है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ ना कुछ करे। तो ऐसा नहीं करना। तीसरा है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो आपका जो ये ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है। मोहन नाम का कोई बच्चा है, क्लास से बाहर एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन वो बैठा हुआ है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, और वहाँ जाकर मैं किसकी हेल्प करूँगा, क्या करूँगा। एक माइंड बच्चे ने बना रखा पहले से। लेकिन आप एक टीचर हो, आप उससे यही बात बोल रहे हो कि आप बाहर जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। बाहर जाओ और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, चाहे अपने ग्रुप के क्लास के बच्चों की मदद करो या फिर अपने ग्रुप के जो दोस्त हैं उनकी मदद करो, कुछ तो करेगा। तो इससे बच्चे में क्या है कि हाँ भी मैं औरों से अलग नहीं हूँ और टीचर मुझे औरों से अलग नहीं समझती है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। फोर्थ है, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसा नहीं कहना कि वो पोलियोग्रस्त हैं, तो आप तो उनकी एक तरह से इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना। तो आपको यहाँ पर जो है सी ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। देखो जो आपका सेरेब्रल डिसफंक्शन है वो आपका माइंड में होता है ना, माइंड में कोई चोट लगी या फिर है ना, या फिर पैदाइशी आपके मस्तिष्क में दिक्कत है, तो आप मतलब लर्निंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। संवेगात्मक विघन मतलब यदि आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, हाँ स्टेबल ही बोलते हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं हो, स्थिर नहीं हो, तो क्या होगा, आपके इमोशंस ऊपर नीचे होंगे। ऊपर नीचे होने की वजह से आपका बॉडी पर भी फर्क पड़ेगा, आपके इंटरेक्शन करने पर दूसरों के साथ करने पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या ये भी जो है अधिगम अक्षमता का कारण बन सकता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये भी हो सकता है अधिगम अक्षमता का कारण। फोर्थ ऑप्शन है व्यवहारगत विघन। व्यवहारगत विघन ये आपका चोट लगने से भी हो सकता है, जन्म से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो तीनों तो है, लेकिन जो सांस्कृतिक कारक है ये नहीं होगा। सांस्कृतिक कारक में आप क्या होगा कि मेरी संस्कृति में लोग ऐसे थे तो मैं इसलिए ऐसा हूँ, नहीं। तो ये जो है अधिगम अक्षमता सांस्कृतिक कारण के कारण नहीं हो सकती। आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की मतलब क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सेकंड ऑप्शन आपका ये तो बात ठीक बोलिए कि भाई देख कोई भी बच्चा हो, जो बच्चे हैं हम उनकी अधिगम क्षमताओं की कि अब एक बच्चा ज़्यादा मतलब स्किलफुल है, इसको कम आता है या फिर कम इंटेलिजेंट हम ये बोल सकते हैं, या फिर कम सीख पाता है या फिर जल्दी से नहीं सीख पाता हम ये बोल सकते हैं। तो हम इनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना उनके जो अधिगम जो परिणाम है ना उसमें सुधार करेंगे कि इसका परिणाम क्या था, इसका यहाँ तक था और इसका हम मान लेते यहाँ तक था। तो हम कोशिश करेंगे कि ये भी ऊपर जा सके अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर या फिर समझने के लेवल पर या फिर पढ़ने में या फिर लर्निंग में, ठीक है ना, उसका मेंटल लेवल ज़्यादा हो सके और हमें इस बच्चे के ऊपर बढ़ाना। तो हमें इस बात से मतलब नहीं कि बच्चा कितना सक्षम है, कितनी क्षमता है उसमें, हमें तो मतलब ये है कि जो उसका परिणाम आया ना हम उसे और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर
करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चे के लिए कम चुनौती उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। मतलब दो बच्चों के बीच में अंतर कर दे कि ये कम सीख सकता है, ये कम इंटेलिजेंट है, हम मान लेते हैं, अब ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यहाँ तक जा रहा है, इसमें अंतर कर दिया, ठीक है। और जो ये सक्षम बच्चा है इसके लिए हम छोटे लेवल के ना, छोटे लेवल के टास्क रखेंगे जिससे वो उपलब्ध मतलब प्राप्त कर सके। तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गलत होगा। थर्ड ऑप्शन आपका विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ विशेष जो बच्चे उनको उनके लिए हम प्रतिबद्ध हैं सुधारने के लिए, उनकी योग्यता को, उनकी क्षमता को, है ना, उनके परिणाम को। तो ऐसा नहीं भी, विशेष और सामान्य दोनों बच्चों के लिए बात की गई है। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करना। तो आपका ये ऑप्शन भी एक बार के लिए अच्छा हो सकता था, लेकिन नहीं, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं है। अब आप देखिए, कोई थर्ड क्लास का बच्चा है और उसे सिक्स क्लास का मैथ या फिर जो साइंस है वो समझ आती है, तो उसके लिए थर्ड क्लास की तो जो साइंस या फिर ईवीएस है वो तो बेबुनियाद है, बेकार है। और जब वो बेकार है, जब वो पूरी साल जो है ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, जिससे क्या होगा, जो उसमें जो उसकी क्षमता है वो खुद ही कम हो जाएगी, ठीक है ना। पढ़ने का जो लेवल है उसका वो खुद ही गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन बच्चों का जो लेवल गिर जाता है। तो इसमें वही बात बोलेगी कि जो सामान्य स्कूल होते हैं वो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा नहीं कर पाते। अब कोई बच्चा थर्ड क्लास में है, पेरेंट्स को नहीं पता, टीचर को भी नहीं पता, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो वो क्या करेगा, वो थर्ड क्लास के बच्चों को ऐसी एक्टिविटी दे ही नहीं पाएगा कि वो सिक्स क्लास के लेवल के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चे को किसी ना किसी बात से बस कि हाँ ठीक है तुम्हारा जवाब ठीक है, इस तरीके से कैसे करके आपने देखा होगा, कोई बच्चा टीचर से कुछ बोलता है तो हमें पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन कर रहा है टीचर से, टीचर को पता चल जाती है कि हाँ भी ये इसका दिमाग और उससे तेज है, तो टीचर बस उसकी हाँ में हाँ मिला देता है, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाता, ठीक है ना। मोस्टली केस में ये देखा गया। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक के बिना अपने अध्याय को व्यवस्थित कर लेते हैं, गलत। फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, लेकिन उस बच्चे का क्या होगा, हम तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की शिक्षार्थी की बात कर रहे हैं और बच्चों की बात थोड़ी की गई है। अधिगम निर्योग्यता नहीं हो सकती, तो अधिगम निर्योग्यता भी हो सकती है। प्रतिभाशाली बच्चों में भी निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता या फिर किसी भी तरह का विकार ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है आपका ए ऑप्शन वो ठीक होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। अब प्रतिभाशालिता आपकी अनुवांशिकता के कारण भी हो सकती है कि आपके पेरेंट्स कॉलेज में लेक्चर आ रहे हैं या फिर किसी अच्छे पद पर बैठे हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका जो उनका मेंटल लेवल है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका मेंटल लेवल भी ज़्यादा ही होगा। इसी तरह आपका वातावरण भी आपको प्रभावित करता है कि आप अच्छे वातावरण में नहीं बैठ रहे तो आपका मेंटल लेवल कम हो जाएगा, और यदि अच्छे वातावरण में बैठ रहे हैं तो आप खुद ही आपका मेंटल लेवल बढ़ जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है कुल मिलाकर। जब यदि माहौल अच्छा नहीं होगा तो बच्चा सिर्फ सीमित दायरे तक सोच पाएगा, लेकिन यदि माहौल अच्छा होता है तो बच्चा उस सीमित दायरे से अलग हटके भी सोचने लगता है, ज़्यादा क्वेश्चन करता है, और जो व्यक्ति क्वेश्चन करता है वो बहुत सारी चीज़ें सीख पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ए और बी, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। आज मैंने इस वीडियो में आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के कम से कम 15 क्वेश्चन कराए हैं। मैं डेली आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की एक वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। इसी के साथ एक वीडियो आपकी 6:30 पर शाम को एक आपकी पेडागोजी की वीडियो इसमें डेली अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने वो PEDAGODAGOGY, ठीक है, मैं डेली आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने PDF वीडियो नहीं देखे तो उन्हें देखें, ताकि आप अपने टेट एग्जाम में, चाहे वो CTET हो चाहे वो रिट का एग्जाम हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।